ठीक है ना। चलो बोर्ड सही से दिख रहा होगा शायद। या इसको पीछे और फोकस करो बेटा। हम्म। ये दिख रहा है ना। बोर्ड को पीछे करने की जरूरत नहीं है ना, क्या करें? चलिए, तो हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास तक थर्मोडायनेमिक का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया था, और कुछ उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक, तो थर्मोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। किस किस टाइप की प्रॉब्लम इस पोर्शन से आती है, क्योंकि जनरली बेसिकली अगर मैं बात करूं, the the portion of the thermochemistry is very important, because of the in the last time, if as a point view of the लास्ट टाइम जो पेपर है उसके बेस पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं आई हुई है किससे, थर्मोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन। ठीक है ना। सो यू हैव टू लर्न अबाउट द very well that thermochemistry is portion and the different type of the concept related to the thermochemistry, है ना। तो ये सब चीजें बच्चों आप लोगों को पढ़नी है, और यहाँ यहाँ पे जो भी आप लोगों को दिक्कत आती है ये आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का ये पोर्शन मैंने आपको बताया कि इससे जो है बहुत सारी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है आई हुई है। तो thermochemistry is the branch of the thermodynamics. The thermochemistry is the branch of the thermodynamics which deals which with हीट ट्रांसफर। जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर की बात करता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। which deals with the heat which deals with heat transfer between system and surrounding। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर की बात करता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। अब ये थर्मोकेमिस्ट्री मैं आप लोगों को कुछ इसमें बातें बता देता हूं प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, शॉर्ट में लिखा हुआ है
तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सपोज A प्लस बी इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ Q जो है यहाँ पे है, तो मतलब अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा यू अगर निकाल रहे हैं तो डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, बताया था ना मैंने शुरुआत में, बताया था ना। और डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए, तो दोनों रिएक्शन की पहचान ये है, वो रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब है डेल्टा यू, सपोज कोई एक रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, तो समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये आपने पढ़ा हुआ था, पढ़ा था क्या? ठीक है ना। और अगर एंथैल्पी के केस में देखें वही ए से बी, तो आप यहां पे भी यही बोलेंगे सर डेल्टा एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड टोटल चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए जो भी आप रिएक्शन लिखोगे उसके लिए जो है आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है, एंथैल्पी में क्या चेंज आएगा। ठीक, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है H2 of the gas plus 1/2 of the O2 gas इक्वल टू मैं लिख देता हूं वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ओवरऑल डेल्टा H इक्वल टू लिखता हूं माइनस ऑफ 2.286.0 किलो जूल पर। अगर किसी रिएक्शन के लास्ट में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप बोलोगे सर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। सो दिस रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज इज इन द नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वे में इसकी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है, इसलिए आप इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आओ हम लोग पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच absorption of heat takes place। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों। देखिए सपोज लेट अस कंसीडर A to B is the reactant, this A is the reactant and the B is the product, so overall delta U change in internal energy if पॉजिटिव आता है, और डेल्टा H अगर जो है पॉजिटिव आता है, and this type of reaction is known as the endothermic। इस रिएक्शन को अगर किसी रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, और H की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ टू find out the value of change in internal energy as well as the change in enthalpy of the reaction। Are you getting my point? And the second way what I am saying, that suppose this type of the reaction A to B, and how to calculate the overall change in internal energy of the reaction। So क्या हो जाएगा बच्चों, summation of internal energy of the product minus summation of internal energy of the reactant। सब स्टूडेंट जानते होंगे जो पहले से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से समझाया है ना। एंड इन अ सेकंड वे
इफ द चेंज इन डेल्टा एस, सो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, ये इक्वल टू होगा ओवरऑल चेंज, टोटल चेंज इन एंथैल्पी, है ना। दोनों की वैल्यू प्यारे बच्चा क्या होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी भी रिएक्शन के लिए एक पहचान होती है कि भाई दोनों की वैल्यू जो है कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मान के चलिए कोई एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता हूं, मैं यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल भी लिख देता हूं, देखिए। सपोज दिस इज द HgO solid and it will decompose to Hg of the gas, to Hg of the gas, प्लस इसमें हो जाएगा O2 of the gas। ओवरऑल डेल्टा H इजिकल टू होता है प्लस ऑफ 180 किलो जूल पर मोल। तो प्लस 180 किलो जूल पर मोल की वैल्यू का मतलब हो गया कि इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है that is equal to 180 किलो जूल पर मोल, बट मैग्नीट्यूड या साइन जो बोल रहे हैं उसका क्या है, वो पॉजिटिव में आएगा, तभी आप पहचानोगे सर ये ऐसा है। किसी स्टूडेंट को कहीं पे अगर कोई डाउट है तो पूछ ले भाई। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। ठीक है भाई। ठीक है ना। चलिए ये भी आपका शायद कंप्लीट हो गया होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बेसिक चीजें हैं थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। इन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा कंसेप्ट कहाँ से आया है। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन को ही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन को ही एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी बोला जाता है। देखिए, सपोज कोई एक रिएक्शन ए टू बी को कंसीडर करते हैं। मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था, डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस NgRT, पढ़ाया था क्या? यस सर। डेल्टा एच को क्या बोल रहे थे, QP इजिकल टू QV प्लस NgRT, पढ़ा था क्या? यस सर। QP इजिकल टू होता है हीट एब्जॉर्बेट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एब्जॉर्ब करोगे दैट इज कॉल्ड QP, है ना। एंड द QV इक्वल टू हीट एब्जॉर्बेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट को एब्जॉर्ब करोगे दैट इज कॉल्ड QV। okay, and the heat absorbed at constant pressure is called heat absorbed at constant pressure is known as the change in enthalpy, and this is known as the change in internal energy of the reaction। एक को आप चेंज इन एंथैल्पी और दूसरे को बोलते हैं इंटरनल
NH, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि सपोज भाई A और B कोई एक रिएक्शन, मान के चलो A प्लस बी इक्वल टू आपसे कहते हैं बच्चों C प्लस, और अब मैंने कहा HA is the enthalpy of the A and HB is the enthalpy of the B and HC is the enthalpy of C and HD is the enthalpy of the D. So overall change in enthalpy of the overall this reaction is equal to होगा sigma of HC plus HD minus this is the product, है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, माइनस ऑफ सिग्मा ऑफ HA प्लस H। वेरी 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 सिंपल, ठीक है। इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत सिंपल है और इसको आप आसानी से सीख सकते हैं, नोट कर लीजिए। आओ मिलके कुछ सीखते हैं। इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, तो मैं एक एक करके इनके बारे में लिखता हूं। अच्छा ये, अच्छा यहाँ पे पूरा चमक रहा होगा ना। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला मैं लिखता हूं, फर्स्ट लिखता हूं स्टैंडर्ड, है ना। पहला हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा हम लोग लिखते हैं, दूसरा हम लोग लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तीसरा हम लोग लिखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। और भी हमारे पास बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन मैं मेन लिख रहा हूँ, पढ़ाया आपको सारा जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाया आपको सारा जाएगा बेटा, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ये नोट कर लीजिएगा पहले। अब एक्चुअली क्या है बेटा, एंथैल्पी बहुत सारे टाइप की है। अब इतना सारा जो है, अगर मैं एक्चुअली नाम बहुत ज्यादा है, फिर क्या होता है कि मैं मेन में लिख दिया मैंने, जैसे बोलेगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बाद बोलेगा एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा लंबा चौड़ा है, कोई मतलब नहीं बनता ये सब बताने का। वैसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप लोग। पांचवा लिखना चाहते हैं तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, फिर लिख लो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद एक और लिखना चाहते हैं
एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे 2-3 एंथैल्पी एक ही तरफ की, तो मैं सबको एक साथ कंबाइन पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही बात है ना? पहला मैंने लिखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, दूसरा लिखा एंथैल्पी ऑफ द कंबशन, तीसरा लिखा बॉन्ड एंथैल्पी, चौथा लिखा एंथैल्पी ऑफ द, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ द हाइड्रेशन, है ना। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के बाद हम लोग लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ द ऑफ आयनाइजेशन। बहुत सारी एंथैल्पी एक जैसी है, उनको मैं एक साथ लूंगा और जो चीजें अलग है उसको अलग लूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना नोट तो कर लें। मैं आपको स्टार्ट करता हूं। आज हमारे पास एक टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, नोट कर लो इसको। आइए आओ मिल के सीखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा एच एफ नॉट से। देखो किसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? किसी भी सब्सटेंस की एक मोल को बनने में, ठीक है ना, एक मोल को बनने में जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज होती है, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस की एक मोल के फॉर्मेशन में, ठीक है ना, एक मोल के फॉर्मेशन में, कहने का मीनिंग यह है कि सपोज A2 of the gas plus B2 of the gas, ऐसा कुछ लिया। A of the gas from B of the gas equal to मैं लिखता हूं AB, ये इसका 1 मोल है। अब इस एक मोल को बनने में, ठीक है ना, जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज हो रही, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसके एक मोल को किससे बनने चाहिए? इन एलिमेंट के, और ये एलिमेंट भी अपने किस में होने चाहिए? मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले जो बात बोल रहा हूं मेरे सेंटेंस पे ध्यान। इसके एक मोल को बनने में, ठीक है ना, इसके फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम देयर एलिमेंट इन, ठीक है ना, फ्रॉम द एलिमेंट मतलब कौन से एलिमेंट जिससे ये बनता है, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट से। मतलब अगर ये एक मोल बन रहा है तो इसके एक मोल बनने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन इसका एक मोल किससे बनना चाहिए? इन एलिमेंट से बनना चाहिए। लेकिन ये एलिमेंट अपने कौन सी स्टेट में होने चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट में या स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए।
मतलब ये कंपाउंड से अगर ये बन रहा है तो इसका एक मोल बन रहा है, तो इनको भी अपना किस स्टेट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले ये बात को देख लो, सोच लो पहले। सर हम्म, सर और एक बार समझाओ। ओके। कहने का मतलब है, मैं पहले एक लाइन लिख देता हूं, देखो, फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड from their element from element in their standard state, ठीक है। अमाउंट ऑफ, ऐसे लिखता हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ठीक है ना। वो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, देखो, फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड, मतलब इसके एक मोल ऑफ कंपाउंड के फॉर्मेशन में फ्रॉम एलिमेंट, मतलब इन एलिमेंट से, ये सुनो जरा, इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द वन मोल ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट, इन एलिमेंट की बात कर रहा है, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अगर ये एलिमेंट, ये कह रहा है, ये सेंटेंस ये कह रहा है कि अगर ये एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इन दोनों से एक मोल कंपाउंड के बनने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आई रिपीट माय पॉइंट, अगर ये सेंटेंस इस बात को कह रहा है कि अगर ये दोनों एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, इन दोनों के कंबाइन होने से जो एलिमेंट बनेगा उसके एक मोल से जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड होगी, जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड होगी उसको ही तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। आई बात समझ, दोबारा सुनो भाई, इसको एक मोल बनना है, अब ये किसे ए बी है तो या ए और बी से ही तो बनेगा। अब ए और बी किस स्टेट में होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, और जब ये स्टैंडर्ड स्टेट में कंबाइंड होंगे तो एक मोल बनेगा जो हीट रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एच। आया समझ में, ठीक है ना। यस सर। अब देखो, अब मैंने लिखा कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन ऐसे भी लिख सकता है, when formation of one mole of compound from element in their standard state is called standard standard heat of formation भी बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ऑफ फॉर्मेशन, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। अब आपको समझ, अब क्वेश्चन ये है कि सर स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में ओनली एक ही मोल बनता है। तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है किसी भी एलिमेंट की, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की सबसे स्टेबल स्टेट, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। जैसे मैंने कहा, वन मोल सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस का हम लोग बोलते हैं जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो होती है 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर पे जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है, ठीक है ना। एक मोल, एक एटीएम प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस के एक मोल की जो स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड स्टेट। समझ रहे हैं क्या, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब हो गया 1 मोल प्रेशर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर,
नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब 1 एटीएम प्रेशर या 1 बार प्रेशर एट 273 केल्विन टेम्परेचर और कंसंट्रेशन कितना है 1 मोल। तो कोई सब्सटेंस अगर अपनी इस स्टेट में है 1 मोल है और उसका टेम्परेचर 273 है और प्रेशर 1 बार है तो आप बोलेंगे सर वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगी। आई बात समझ में? से यस और नो। यस सर। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसमें ओनली एक ही मोल बनेगा, लेकिन एक मोल किससे बनेगा? जो एलिमेंट है वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट होने चाहिए। जैसे आप अगर हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं सर, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा सर? देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? H2 गैस। H2 गैस अगर लिखा है दैट इज द स्टैंडर्ड। अब हाइड्रोजन लिखेंगे तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। ठीक है ना? ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बेटा? O2 गैस। कार्बन, कार्बन के जो है अलग अलग फॉर्म होते हैं, आइसोटोप होते हैं, है ना? ग्रेफाइट, है ना? डायमंड एंड फुलरिन। तो कार्बन का जो होता है, कार्बन का जो होता है, कार्बन का हम लोग बोलते हैं कार्बन ग्रेफाइट जो है स्टेबल होता है। सल्फर का भी अलग अलग फॉर्म होते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सल्फर का जो है, सल्फर और रोम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, अलग अलग टाइप का सल्फर होता है। लेकिन जो रोम्बिक रोम्बिक सल्फर है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है ना? वो उसका क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो देखो अब देखो, अगर हाइड्रोजन गैस होगा प्लस ऑक्सीजन गैस होगा, आपस में कंबाइन होके एक मोल वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच निकलेगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। नॉट से क्या, यहाँ पे डेल्टा एच एफ नॉट लिखा है ना, नॉट लिखा है ना, दिख रहा है ना जीरो यहाँ पे ऊपर, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना? अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन, कार्बन कौन सी फॉर्म में होने चाहिए? ग्रेफाइट, या इसको कार्बन सॉलिड भी बोल सकता है, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस। तो यहाँ पे कार्बन से क्या बनेगा? CH4 गैस बनेगा। तो एक ही मोल बन रहा है ना इसका भी। तो यहाँ पे भी जो हीट रिलीज होगी सर बोलेंगे कि डेल्टा H0 ऑफ F बन रहा है। सुन रहे हैं क्या? अब सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखिए एक क्वेश्चन, ये नोट कर लिया क्या? नोट किया? स्क्रीनशॉट लेते रहो बच्चा। देखो अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई H2 ऑफ द गैस प्लस Br2 ऑफ द लिक्विड इक्वल टू, मैंने लिखा 2HBr। ठीक है ना? 2HBr लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे जो हीट रिलीज होगी क्या वो स्टैंडर्ड स्टेट में होगी क्या? नहीं। ठीक है ना? मतलब मैं इसका अगर हीट लिख देता हूँ डेल्टा एच, समझ रहे हैं ना? मान के चलो यहाँ पे जो है x किलो जूल पर मोल है, तो x किलो जूल पर मोल क्या इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी क्या? बोलो। नो। क्यों? क्योंकि सर ये तो 2 मोल निकल रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा? x/2 किलो जूल पर मोल। अरे आया समझ में क्या सारे बच्चों को? प्यारे बच्चों क्या सभी को समझ में आया? है ना? मतलब यहाँ पे 2 मोल बन रहा था, ये 2 मोल इसका स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो 2 मोल की एंथैल्पी दी है। क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में ऑलवेज ऑलवेज 1 मोल का ही फॉर्मेशन होता है। स्टैंडर्ड स्टेट में सर ऑलवेज ऑलवेज 1 मोल का ही 1 मोल का ही फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये ऐसा लिख दिया। नोट कर लो इसको।
आइए सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। कैसे आप लोग डेल्टा एच एफ नॉट को फॉर्म करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना। देखिए क्या है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि ए टू बी कोई एक कंपाउंड बन रहा है और वहां पे डेल्टा एच नॉट एफ इजिकल टू, मैंने इसका लिखा एक्स। बी टू सी मैंने लिखा डेल्टा एच नॉट एफ इजिकल टू वाई। और ठीक है ना। और आपको लिखा डी टू सी, और इसको लिखा डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ इजिकल टू जेड। और आपको बोला कि कैलकुलेट करिए डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ फॉर ए टू डी के लिए। तो ए टू डी के लिए कैसे करेंगे, तो आपको इस रिएक्शन को ए टू डी बनाना है। तो पहले क्या करेंगे बेटा, सब इक्वेशन को नोट ऐसे उतारेंगे। ए टू बी आपने कहा सर एक्स, बी टू सी आपने कहा सर, बी टू सी आपने कहा सर वाई। लेकिन अब हमको डी टू सी है, लेकिन हमारे इक्वेशन में क्या है, डी प्रोडक्ट में है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको ऐसे घुमाऊंगा। ठीक है ना। तो डी टू सी को ऐसे घुमाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टू डी। और जो ये एंथैल्पी है इसके आगे कैसा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ऐसे ही आएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही। अब फाइनल इसको ऐड कर देंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल ऐसे करते हैं, इधर से इधर वाला कैंसिल होगा और इधर से इधर वाला कैंसिल होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये एस को कैंसिल नहीं करेंगे, अगर दोनों सेम इधर है तो कैंसिल नहीं होगा। और यहाँ से ये वाला कैंसिल। अब देखो बेटा रिएक्टेंट में क्या बचा है, देखो तो ए, और प्रोडक्ट में क्या बचा है डी। मतलब जो इक्वेशन हमको चाहिए थी सर, वही इक्वेशन मिल तो गई आपको। तो क्या कर देंगे, तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड ओवरऑल डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ फॉर द रिएक्शन। पूरी रिएक्शन को डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ ऐसे इंडिकेट करते हैं। आया समझ में, बोलो। एक बार और समझाऊं क्या। No, sir. ठीक है ना, ये तो शायद मैंने पहले भी समझाया था। आइए एक रिएक्शन और देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस। सपोज आपसे कहेगा ए से बी, दिख रहा होगा शायद सभी को, इसका डेल्टा एच नॉट एफ, सबके लिए वही निकालो मैं, एक्स किलो जूल है ना। और बी टू सी आपके पास है वाई किलो जूल, और डी टू सी आपके पास है जेड किलो जूल। और आपसे कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द डेल्टा एच नॉट ऑफ एफ फॉर द ए प्लस सी इक्वल टू 2d प्लस, इस तरीके से निकाल लो, प्लस टू, ए प्लस सी इक्वल टू 2d के लिए डेल्टा एच नॉट एफ निकालना है आपको। निकाल सकते हैं क्या, जरा करो तो बेटा इसको 2 मिनट। देखता हूँ, पहले भी थोड़ा बहुत हमने ऐसा आइडिया दिया था आपको, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट कर ले।
कितना आ रहा है जरा बताओ। अरे करो जल्दी आंसर दो। अरे यार ये तो बहुत आसान है। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं इसको। देखो कैसे करते हैं, पहले इन इक्वेशन को यहाँ पे नोट करो। ए टू बी, हमको देखो जिस इक्वेशन को निकालना है उसको पहले सबसे ऊपर नोट करो। ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस टू डी, ऐसे नोट करो आप। ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस टू डी कर दिया। अब ए और बी कहाँ है बेटा, रिएक्टेंट में है। सी और डी कहाँ है बेटा, प्रोडक्ट में है। तो आप पहले इन इक्वेशन को लिखो ए बी, पहला है ए टू बी एक्स, ठीक है ना। ये कौन सी सर इक्वेशन जिसको कैलकुलेट सर करना है। अच्छा ए प्लस सी टू डी, है ना। मतलब ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया मैंने, और बी टू सी लिखो वाई। अब डी से सी लिखना है, लेकिन सर डी तो प्रोडक्ट में है, इसको क्या करोगे, उधर घुमा दोगे। क्या लिखोगे इसको, सी टू डी, तो इसके आगे माइनस क्या हो जाएगा, जेड। समझ में आई बात क्या। अब क्वेश्चन ये है सर 2D है तो कहीं ना कहीं सर हमको इस इक्वेशन नंबर थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2C इक्वल टू 2D इक्वल टू माइनस ऑफ 2Z, ये हो जाएगा, है ना।
इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर इस थर्ड वाले को, दिस इज द फर्स्ट देन सेकंड एंड द, अब इक्वेशन नंबर थर्ड का रोल तो हट गया, मेन इक्वेशन तो ये आ गई, अब इससे काम होगा, अब ये तो हट गया ना, क्योंकि इसको मैंने मॉडिफाई करके यू बना दिया, तो देखो बी से बी कैंसिल हुआ, सी है 2c है, तो एक सी कैंसिल हुआ, एक ही तो सी बचा यहाँ, अब क्या बचा, कुछ थोड़े ना बचा, तो देखो रिएक्टेंट में क्या क्या है, एक तो ए है प्लस ये, अब ये तो है ही नहीं ना इक्वेशन ये वाली, तो इसको हटाओ, तो क्या बचा है नीचे, ए प्लस सी, प्रोडक्ट में क्या बचा है बेटा, बी भी कैंसिल है, सी भी कैंसिल है, डी तो है ही नहीं रिएक्शन में, अब क्या बचा 2, मतलब जो पहली इक्वेशन थी वो हमने फाइंड आउट कर दी, मुझे इसके बेस पे ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, तो मैंने क्या लिखा कि मैंने सबसे पहले किया x प्लस वाई प्लस माइनस ऑफ 2z, दिस इज द डेल्टा h ऑफ f, अब ऐसा दिया गया है मान के चलो, ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2z, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब किसी को कोई दिक्कत है क्या, पूछ लो, ये सॉल्व करना सीखे या नहीं सीखे, मेरा वो सिखाने का मकसद है, मेन जो मकसद है वो इसको सॉल्व कराना आना चाहिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये आप सीख गए या नहीं सीखे ये बताइए, एक बार और समझाओ बेटा इसको, एक बार और समझाओ तो बोलो, अरे कर लोगे, या बेटा एक बार और बता दूं मैं, चलो एक बार और देख, देखो सबसे पहले करना क्या था, ये जो सबसे नीचे वाली इक्वेशन है इसको नोट करना था, क्योंकि यही तो फाइंड आउट करना है आप, अब क्या करोगे, आपको जो ये तीन इक्वेशन दिए इनसे फाइंड आउट करना है, तो इन इक्वेशन में पहली बात तो ए और सी आपका किस साइड होना चाहिए बच्चा, ए और सी आपका जो है रिएक्टेंट साइड होना चाहिए, और डी किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, और लेकिन डी के आगे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो पहले क्या किया सर, ए से बी लिख दिया मैंने, अब बी से भी सी लिख दो, अब एक और है डी से सी, तो उसको सी को इधर लाओ, डी को उधर ले जाओ, क्योंकि प्रोडक्ट में डी है, तो डी से सी, इसके आगे माइनस आया, बाकी ये y और ये x ऐसे ही रहेंगे। अब किया क्या कि सर हमारे पास तो 2D है, लेकिन इक्वेशन को आप लोग कहीं ना कहीं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो क्या होगा 2D इक्वल टू 2C, इसको उधर घुमा दो पहले, C2D, तो क्या बनेगा ये 2C इक्वल टू 2D, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2Z, मतलब इस इक्वेशन का काम हट गया और ये फाइनल इसकी जगह पे बन के आ गया, कर दो इसको ऐड, बी से बी कैंसिल करो, सी से 2 सी इधर है, एक सी इधर है, तो एक सी कैंसिल हो जाएगा, एक ही सी बचेगा इधर, तो रिएक्टेंट में क्या a प्लस सी इज इक्वल टू 2d, मतलब x प्लस वाई प्लस माइनस ऑफ 2z, x प्लस वाई माइनस 2z, दिस इज द फाइनल आंसर, समझ में आ गया, चलिए एक और इक्वेशन देखिए यहीं पे, एक और इक्वेशन यहीं पे देख लीजिएगा कि इक्वेशन है कार्बन ऑफ द सॉलिड प्लस O2 ऑफ द गैस इक्वल टू आपको दिया हुआ है CO2, तो डेल्टा H नॉट ऑफ F इक्वल टू इसका है -393 किलो जूल पर मोल, और
कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ द गैस प्लस 1/2 ऑफ O2 of the gas equal to है CO2 and delta H naught of the F is equal to 285 kilojoule per mole. You have to find out the delta H naught of F for the following reaction. Carbon of the solid plus 1/2 of O2 of the gas equal to CO2. इसके लिए निकालना है, इस इक्वेशन के लिए आपको डेल्टा H नॉट ऑफ F निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, कहानी वही है, उसको नोट करो उसी इक्वेशन। कार्बन सॉलिड लिखो प्लस 1/2 O2 गैस लिखो, है ना, इक्वल टू CO2 लिख दो। इसी के लिए निकालना आपको डेल्टा H नॉट। अब कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ होना चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में होने चाहिए इन दो इक्वेशन में, और CO2 कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। ठीक है, CO2 नहीं है, CO के लिए निकालना है, CO गैस के लिए, CO गैस के लिए है ना, दूर से नहीं दिख रहा है। ठीक, चलो CO गैस कहाँ होना चाहिए, रिएक्ट प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो आओ एक एक करके इक्वेशन को नोट करते हैं। कार्बन सॉलिड तो आपका रिएक्टेंट में ही रहेगा, O2 गैस इक्वल टू CO2 गैस। इसके लिए माइनस वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -393 किलो जूल पर मोल। समझ जाइए आप लोग, सर ने लिखा। दूसरा क्या है, CO प्लस O2। अब CO कहाँ रखना है बच्चा, प्रोडक्ट में। इस इक्वेशन को घुमा दो और इस डेल्टा H के आगे जो साइन होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, पहले से माइनस है। अब इसको इधर पलटाएंगे, यूं घुमाएंगे, ये ऐसे लिखेंगे इसको, देखो CO2 इक्वल टू, अगर आप लिखेंगे CO ऑफ द गैस प्लस 1/2 ऑफ द O2, तो इसके आगे जो साइन है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 285 किलो जूल। ये जस्ट अपोजिट आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए इसको जो है ऐड कर देते हैं। CO2 गैस से CO2 गैस को कैंसिल करो प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अब एक O2 इधर है, 1 O2 इधर है, हाफ O2 इधर है, तो इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ कितना O2 बचेगा, हाफ O2 बचेगा ना। तो ये एक है, ये आधा है ना, तो आधा ही तो बचेगा इधर। तो क्या बचा इधर, देखो कार्बन प्लस 1/2 ऑफ O2 गैस इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या बचा, CO गैस। बस, तो ओवरऑल डेल्टा H नॉट ऑफ F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -393 प्लस ऑफ 285 किलो जूल पर मोल। जो फाइनल आंसर होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। आई बात समझ में, से यस और नो बोलो बच्चों, हाँ या ना बोलो। यस सर। कर लेंगे ना आप लोग, चलो इसको नोट कर लो। अभी टाइम हो गया है, आप लोगों का सेकंड क्लास भी है, तो हम लोग कल इसी टाइप की बहुत सारी रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, और आपको अपने घर में आराम से जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए किस किस टाइप की प्रॉब्लम इससे रिलेटेड। बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे पास इससे सॉल्व करने के लिए, इससे रिलेटेड। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। ओके, फिलहाल के लिए प्यारे बच्चों मीटिंग को जो है एंड कर देते हैं, है ना। चलिए ठीक है।